संजय सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ये जबरदस्ती की तानाशाही जो मोदी सरकार के इशारे पर ईडी कर रही है, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आप सारे हथकंडे अपना लो, मेरे खिलाफ आपको कुछ नहीं मिला। मेरे साथियों के घर छापेमारी की, मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश कतई भी जारी रखा नहीं जाएगा और इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। दिल्ली की शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। जैन को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, जबकि सिसोदिया की गिरफ्तारी इसी साल हुई है। इसके बाद दोनों नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी एकता को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी मुहिम की शुरुआत की है। एक दिन पहले सीएम केजरीवाल कोलकाता पहुंचे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने उन्हें अध्यादेश के खिलाफ समर्थन देने का भरोसा दिया है। मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में तिहाड़ में बंद हैं और अब ईडी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। असल में दिल्ली शराब घोटाला मामला है जिसमें आम आदमी पार्टी के बड़े तोप शामिल हैं। इसलिए जब ईडी ने संजय सिंह के करीबियों के आवास पर छापेमारी की तो संजय सिंह से लेकर अरविंद केजरीवाल तक परेशान हो गए। उद्धव ठाकरे से समर्थन जुटाने मुंबई गए संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने छापेमारी को लेकर लगातार ट्वीट्स किए और केंद्र सरकार पर हमले किए। ईडी ने सुबह सवेरे संजय सिंह के साथियों अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा के आवास पर रेड मारी। संजय सिंह ने ईडी के इस कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार के इशारे पर ईडी अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि मैंने मोदी सरकार की ईडी की तानाशाही और गुंडागर्दी को लेकर पूरे देश के सामने इसे उजागर कर दिया और इस बात का पूरा सच देश के सामने रखा है। ईडी किस तरह अपनी संस्था का दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जबरदस्ती शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। जब उनको कुछ नहीं मिला, मुझसे उन्होंने गलती मानी, अब मेरे सहयोगियों के घर छापेमारी कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि आज सुबह पता चला कि मेरे साथियों के घर छापेमारी की गई। मैं ईडी को बताना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से कोई भी हथियार अपनाना है, अपना लो। तुम्हारे सामने न रुकूंगा न झुकूंगा। मोदी सरकार के सामने कोई भी समझौता हम करने वाले नहीं हैं। आपसे लड़ेंगे, आपको उजागर करेंगे। पूरे देश के सामने ईडी का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है इसका खुलासा करके रहूंगा, भले ही सर्वोच्च न्यायालय में क्यों न जाना पड़े या उच्च न्यायालय में जाना पड़े। दादागिरी और तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनाव जीतकर भी आम आदमी पार्टी हार गई। वजह ये कि स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतना अब उसके लिए मुमकिन नहीं रहा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कई बैलेट रद्द कर, चुनाव स्थगित कर फिर से चुनाव करवाने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की इन तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेयर शैली ओबेरॉय के दोबारा कमेटी के सदस्यों का चुनाव कराने के फैसले की याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के बैलेट को रद्द करने का फैसला कानूनन सही नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मेयर शैली ओबेरॉय को निर्देश दिया कि 24 फरवरी 2023 को हुए चुनाव में जो नतीजे आए थे वही नतीजे घोषित किए जाएं। हाई कोर्ट ने मेयर शैली ओबेरॉय से ये कहा कि जिस बैलेट को रद्द किया गया था उसकी भी काउंटिंग की जाए। इस लिहाज से स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों में 3 पर आम आदमी पार्टी, 3 पर बीजेपी के प्रत्याशी विजेता घोषित किए जाएंगे, जबकि स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी के 4 प्रत्याशियों का बतौर कमेटी का सदस्य चुने जाना जरूरी है। 4 प्रत्याशी न जीतने की स्थिति में एमसीडी का मेयर होने के बावजूद वो बहुत कुछ अपने मन मुताबिक कराने की स्थिति में नहीं होगी। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी में 18 सदस्य होते हैं, 12 निगम के अलग अलग जोन से चुन कर आते हैं और 6 सदस्यों का चुनाव निगम पार्षद करते हैं। यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जिसके पक्ष में 10 सदस्य होंगे, स्टैंडिंग कमेटी में उनका चेयरमैन चुना जाना तय है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सामने मुसीबत ये है कि वो निगम के 12 जोन में से सिर्फ 5 में ही प्रत्याशी जितवाने की स्थिति में है। दूसरी तरफ बीजेपी 7 प्रत्याशियों को जितवाने की स्थिति में है। यही वजह है कि स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव परिणाम आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पक्ष में 3-3 का आने पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी में जिसका बहुमत होगा उसी का चेयरमैन चुना जाएगा। आम आदमी पार्टी का चेयरमैन न बनने की स्थिति में
एमसीडी भी एलजी बनाम सीएम की तरह सियासी जंग का अखाड़ा बन जाएगी। एमसीडी में 2 पावर सेंटर्स हो जाएंगे, एक मेयर और दूसरा स्टैंडिंग कमेटी, यानी मेयर होते हुए भी चुनावी घोषणाओं पर अमल कर पाना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। बता दें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस प्रतियोगिता में है कि उनके अधिक से अधिक सदस्य स्टैंडिंग कमेटी में जीतें। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी की अहमियत सबसे ज्यादा है। स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी के लिए वित्त मंत्रालय की तरह है। स्टैंडिंग कमेटी ही विकास से संबंधित अहम परियोजनाओं के प्रस्ताव को तैयार कर मेयर के पास सदन में रखने के लिए भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। तमाम कोशिशों के बावजूद अरविंद केजरीवाल दिल्ली पर लाए गए अध्यादेश को भले ही कानून बनने से नहीं रोक पाए, लेकिन विपक्ष को एकजुट करने की कांग्रेस की कोशिशों में पलीता जरूर लगा देंगे। इसके संकेत तब मिले जब ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल को अपना खुला समर्थन दे दिया। इसके पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव समर्थन का वादा कर चुके हैं। केजरीवाल और उनकी पार्टी से दूरी बनाकर बैठी कांग्रेस के लिए ये घटनाक्रम परेशान करने वाला है। यही वजह है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के मिलन पर अधीर रंजन चौधरी भड़क उठे। वजह ये कि जिस विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार और शरद पवार समेत तमाम नेता लगे हैं, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल उसमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अधीर रंजन ने कहा कि आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य कांग्रेस को खत्म कर खुद को फल फूलने का है। दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल विपक्ष का समर्थन जुटाने की कोशिशों में लगे हैं। वे लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भाजपा के खिलाफ महाजूथ के लिए कोलकाता में सभाएं आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं। ममता दीदी और केजरीवाल दोनों के आपस में घनिष्ठ संबंध हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो दोनों पार्टियों का इरादा कांग्रेस को खत्म करके फलने फूलने का है। इनका एकमात्र मकसद कांग्रेस को खत्म करना है। ये कभी भी भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने कहा कि मोदी और बीजेपी पार्टी का चुनाव चिन्ह भगवान श्री राम है, केजरीवाल का चुनाव चिन्ह भगवान श्री हनुमान है। एक तरफ राम भक्त बीजेपी मोदी है तो दूसरी तरफ हनुमान भक्त केजरीवाल। वे बीजेपी से हिंदुत्व का तख्ता छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एक तरफ दीदी हैं जो दुर्गा पूजा के आयोजन के लिए 50,000 रुपए देती हैं, वो भी हिंदुत्व की इस प्रतियोगिता में शामिल हैं। सभी ये साबित करने में जुटे हैं कि कौन सबसे बड़ा हिंदू है। इसलिए इन दोनों दलों आप और टीएमसी का उद्देश्य बीजेपी के साथ ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड रिलेशन रखकर कांग्रेस को हटाना है। उन्होंने कांग्रेस की कुछ बहुत अच्छी सीटों में सेंध लगाई है। दीदी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान भाजपा के खिलाफ एक भी बात नहीं बोली। अब भारत के लोग मोदी से मायूस हो चुके हैं और अब जब लोग मोदी के खिलाफ हो गए हैं तो ये दल प्रासंगिक होने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। इसमें निर्वाचित सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने का अध्यादेश लेकर आई। इस अध्यादेश को कानूनी अमलाजामा पहनाने के लिए 6 महीने में संसद से पास कराना जरूरी है। हालांकि 6 महीने के भीतर संसद से पास नहीं होता है तो ये अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। ऐसे में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी के द्वारा देशव्यापी समर्थन जुटाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जब से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है, तब से वे अपनी पत्नी की बीमारी का तर्क देकर कई बार जमानत मांग चुके हैं, लेकिन उन्हें जमानत मिली नहीं। नौबत यहां तक आ गई कि मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत अर्जी खुद ही वापस ले ली, जिसमें उन्होंने पत्नी की बीमारी के नाम पर जमानत की मांग की थी। दिल्ली हाई कोर्ट से सिसोदिया की याचिका पर 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बावजूद जब कोई फैसला नहीं आया तो सिसोदिया ने खुद शर्मसार होकर अपनी याचिका वापस ले ली। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की अंतिम जमानत की याचिका पर जिस दिन सुनवाई की थी, उसी दिन एक ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि मनीष सिसोदिया इसके बाद पत्नी की बीमारी के नाम पर जमानत नहीं मांग सकेंगे। हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को आदेश दिया था कि वो जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इंतजाम करें और एक दिन छोड़कर हर एक दिन शाम को
3 से 4 के बीच सिसोदिया की उनकी पत्नी से बात कराई जाए। कोर्ट का कहना था कि बीमार पत्नी का हाल तो उनको मिलना ही चाहिए, लेकिन सिसोदिया की याचिका पर कोर्ट ने तुरंत कोई फैसला नहीं दिया। 11 मई को उनकी याचिका पर फैसला रिजर्व रख लिया गया था। सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने अरेस्ट किया था। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उसके बाद से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसीज ने सिसोदिया को शराब घोटाला का मास्टरमाइंड करार दिया है। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट के जज एम.के. नागपाल ने भी एजेंसीज की दलील पर मुहर लगाते हुए सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जज ने अपनी तीखी टिप्पणी में कहा था कि सिसोदिया अगर बाहर निकले तो गवाहों को धमकाने के साथ साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे। ईडी और सीबीआई का सिसोदिया पर आरोप है कि साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने दिल्ली के आबकारी कानून को ताक पर रख दिया था। सरकार ने नई आबकारी नीति को साउथ लॉबी के फायदे के लिए बनाया। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि नई आबकारी नीति को खुद उपराज्यपाल ने ही मंजूरी दी थी। अगर उन्हें कुछ गलत लगता तो वो तत्काल प्रभाव से सरकार के फैसले को रोक सकते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी से मिली सियासी एनर्जी से भरे अरविंद केजरीवाल पूरे दलबल के साथ उद्धव ठाकरे से मिले, लेकिन मातोश्री से उन्हें वैसा खुला समर्थन नहीं मिला जिसके लिए वे लालायित थे। मुलाकात के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुझे वादा किया है कि अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई वे साथ में लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम रिश्ते कमाने वाले लोग हैं, राजनीति अपनी जगह है, प्रजातंत्र को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बाकी तमाम बातें तो की, लेकिन केजरीवाल के इस दावे पर उन्होंने अपनी मुहर नहीं लगाई। सूत्रों का कहना है कि उद्धव इस मामले पर कांग्रेस से पहले बात करेंगे और फिर कोई निर्णय लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 8 साल लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से हमें दिल्ली को चलाने का अधिकार मिला था। 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर वो अधिकार वापस ले लिया। जनतंत्र में चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता की चलनी चाहिए। बीजेपी के लोग जज के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। शिवसेना की सरकार को ईडी और सीबीआई के जरिए गिराया गया। दिल्ली में भी हमारे विधायकों को खरीदने के लिए ऑपरेशन लोटस चला। पीएम का नाम लिए बगैर कहा कि ऐसा आदमी देश नहीं चला सकता, वो तो अहंकार में जी रहा है। इतना ही नहीं, पंजाब के राज्यपाल ने भी इस बार बजट सेशन नहीं होने दिया। इसलिए जरूरी है कि राज्यसभा में सभी विपक्षी दल मिलकर राज्यसभा में केंद्र के बिल गिरा दें। ऐसा हो जाता है तो 2024 के बाद ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। भगवंत मान ने कहा कि देश किसी के बाप की जागीर नहीं, अगले 35 साल तक खुद को प्रधानमंत्री मान लिया है। लोकतंत्र खतरे में है, चुनी हुई सरकार को परेशान किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नौकरशाही पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य था, लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर गलत किया। दिल्ली में चुने हुए प्रतिनिधियों के पास अधिकार होने चाहिए। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में केंद्र और राज्यों में एक ही चुनाव होगा। इसके पहले केंद्र अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने की मुहिम के तहत अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और शिवसेना के संजय राउत से मुलाकात के दौरान सीएम भगवंत मान, संजय सिंह, राघव चड्ढा, प्रीति शर्मा मेनन और अन्य नेता भी मौजूद रहे। शिवसेना की ओर से बैठक मुलाकात के दौरान प्रियंका चतुर्वेदी, अरविंद सावंत, सांसद संजय राउत, अनिल देसाई, सुभाष देसाई और विनायक राउत भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी को अमेरिका जाने की जल्दी है क्योंकि वहां उन्हें भाषण देना है। इसके लिए उन्हें पासपोर्ट की जरूरत है और उसके लिए भी अदालत की मंजूरी की। वजह ये कि मोदी सरनेम केस में सांसदी छिन जाने के बाद राहुल गांधी का राजनयिक पासपोर्ट जमा करवा लिया गया था। इसके बाद उन्होंने आम पासपोर्ट के लिए आवेदन किया, लेकिन राहुल गांधी के आवेदन के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी उठ खड़े हुए और उन्होंने राहुल गांधी के आवेदन का विरोध कर दिया। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपित हैं, इसलिए नया पासपोर्ट बनवाने के लिए उन्हें एनओसी की जरूरत है। राहुल गांधी ने नए पासपोर्ट के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस याचिका का विरोध किया। स्वामी ने कहा कि राहुल गांधी बार बार विदेश जाते रहते हैं, उनके विदेश जाने से नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने सुब्रमण्यम स्वामी की दलीलों को सुना और उन्हें राहुल गांधी की अर्जी पर अपना जवाब देने के लिए कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी। इसके पहले राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, इसलिए राहुल गांधी को एनओसी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी अमेरिका की 10 दिन की यात्रा पर जाने वाले हैं और इस दौरान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण देने सहित उनके कई कार्यक्रम हैं, इसलिए उन्होंने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है। राहुल गांधी पर देश की अलग अलग अदालतों में कई राजनीतिक मामले दर्ज हैं, इसलिए पासपोर्ट नियमों के मुताबिक उन्हें अपने मामलों में एनओसी लेनी होगी। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड और आपराधिक मानहानि से जुड़े मामलों में जमानत पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी करें, ये बात 19 विपक्षी पार्टियों को मंजूर नहीं। हालांकि ये तो पहले से ही तय था कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां इसका विरोध करेंगी, क्योंकि करीब 1 साल बाद ही लोकसभा चुनाव होने हैं और विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी से मुकाबला करने की तैयारी में है। इसी वजह से कोई ये कह रहा है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाना चाहिए, तो कोई लोकसभा के स्पीकर से उद्घाटन करवाने की बात कह रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या लोकतंत्र में पीएम नहीं तो कौन करेगा उद्घाटन? सवाल ये है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने राष्ट्रपति से कितने उद्घाटन करवाए? ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, एमके स्टालिन, केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री जो आज पीएम के विरोध में खड़े हैं, ये सब बताएं कि अपने अपने राज्यों में राज्यपाल से कितने उद्घाटन ये करवाते हैं। संसद भवन, एनेक्सी और लाइब्रेरी के भवन पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम का शिलापट्ट लगा है, तो क्या कांग्रेस उसे हटाकर राष्ट्रपति के नाम का शिलापट्ट लगवा देगी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बदले प्रधानमंत्री मोदी के हाथों संसद भवन का उद्घाटन कराने पर दिल्ली से लेकर पटना तक विपक्षी दलों और बीजेपी के बीच तीखी राजनीति शुरू हो गई है। बिहार से नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी ने भी कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के साथ इस उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इस पर बीजेपी रत्ती भर भी बचाव के मूड में नहीं है, बल्कि ऑफेंसिव तरीके से नीतीश कुमार पर हमला कर रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में पूछ लिया कि संसद के नए भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश पर ही सवाल झोंक दिए। बिहार में जो उद्घाटन हुआ उसका शिलापट्ट तो क्या वो तोड़वा देंगे? चौधरी ने कहा कि नीतीश ऐलान करें कि बिहार विधानसभा में जो शिलापट्ट लगा है उसको तोड़वाएंगे तो उनकी बात सुनी जाए। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने भी अपना नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सिन्हा ने कहा कि दिन रात काम करने वाले देश के प्रधान सेवक के हाथों इस उद्घाटन का सबको गवाह बनना चाहिए था, लेकिन विरोध करना विपक्षी दलों का स्वभाव बन गया है। सिन्हा ने पूछा कि नीतीश कुमार राज्यपाल से कहां-कहां शिलान्यास और उद्घाटन करवाते हैं। आरजेडी और जेडीयू के अलावा कई विपक्षी दलों ने संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों न करवाने का विरोध किया, जो संसद के प्रमुख हैं। इन 19 दलों ने साझा बयान जारी करके प्रधानमंत्री मोदी के हाथों उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आजादी के बाद से अब तक देश की आबादी कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन संसद में उनके प्रतिनिधियों की संख्या नहीं बढ़ी। कहीं 2-4 लाख वोट ही अपना सांसद चुन लेते हैं, तो कहीं 15 से 20 लाख लोग मिलकर अपना सांसद चुन पाते हैं। ऐसे में जनता की आवाज पूरी तरह से नहीं उठाई जाती। वजह सांसदों की संख्या का नहीं बढ़ पाना। अब जब नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है तो विपक्षी पार्टियां उद्घाटन को लेकर बहिष्कार कर रही हैं। ऐसे में गुलाम नबी आजाद ने बड़ी बात कही है, जिससे कांग्रेस की नीति और नीयत का खुलासा हो जाता है। गुलाम नबी आजाद ने नए संसद भवन को लेकर जारी विरोध के बीच केंद्र सरकार को समर्थन दिया और कहा, आज से 32 साल पहले जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब शिवराज पाटिल ने कहा था कि 2026 से पहले नया और बड़ा संसद भवन बनना चाहिए, क्योंकि 2026 तक अंकुश लगा है कि संसद की सीटें नहीं बढ़ाई जा सकती। उन्होंने कहा, जहां तक नया संसद भवन बनने की बात है तो ये नई बात नहीं है, ये 32 साल पहले कांग्रेस की ही सोच थी। अब कोई इसका बहिष्कार करता है या उद्घाटन समारोह में नहीं जाता है तो इस पर उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सरकार कोई भी होती है तो उसे संसद भवन बनाना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि नए भवन का निर्माण जरूरी था और यह अच्छा है कि अब नया भवन बन गया। प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को दोपहर 12 बजे नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री संसद भवन के निर्माण में योगदान देने वाले 60,000 श्रमिकों को सम्मानित भी करेंगे। हालांकि इसके बाद उद्घाटन समारोह से पहले विपक्षी दल हंगामे के मूड में हैं। इसका लगातार बहिष्कार करने की बात कही जा रही है।
विपक्ष का कहना है कि उसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। सभी सांसदों और प्रमुख नेताओं को निमंत्रण भेज दिया गया है। नए संसद भवन को बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया। नए संसद भवन का क्षेत्रफल 64,500 स्क्वायर मीटर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।